हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल के वीडियो में कुछ लोगों ने सजेशन दिया था कि मैं मिक्सअप क्वेश्चंस करवाइए, तो उससे हम लोगों की प्रिपरेशन लेवल को हम लोगों को चेक करने में आसानी होगी। तो मुझे भी वो सजेशन काफ़ी सही लगा। तो आज के वीडियो में आपको मिक्सअप क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और क्वेश्चंस के साथ में मैं कोशिश करूँगी कि एक्सप्लेन भी करूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ रिविज़न भी हो जाए। तो वीडियो पसंद आएगी तो मैं नहीं बोलूँगी आज लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग वो पहले से ही कर देते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो काफ़ी समझदार बच्चे हैं मेरे एंड ये चीज़ देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने विवेचनात्मक सूझ को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया? थोड़ा सा शुद्ध हिंदी है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसकी थोड़ा सा कुछ इंग्लिश टर्म अभी बता दूंगी। पहले प्रश्न को समझिए और फिर ऑप्शन को देखिए। ऐसे ही सॉल्व करिएगा जैसे मैंने उस दिन बताया था कि हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और फिर ऑप्शन को देखिए और उसके बाद उसको समझिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने विवेचनात्मक सूझ को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया? 2 बार पढ़ाना। आपको इसमें से की टर्म मिल गई होगी। की टर्म क्या है? किसने विवेचनात्मक सूझ को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया? विवेचन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसको हम कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं उसके लिए। तो विवेचनात्मक सूझ को किसने सामाजिक घटनाओं के इंटरप्रिटेशन के लिए विकसित किया? ऑप्शन है सिमेल, परेटो, वेबर या फिर डेविस। अब यहाँ पर एक और मैं अगर इंग्लिश का वर्ड बता दूं तो आप लोगों को राइट आंसर पता चल जाएगा। विवेचनात्मक सूझ को इंग्लिश में बोलते हैं वर्स्टेहन मेथड। अब सभी को इसका राइट आंसर पता चल गया होगा ना, किसने विवेचनात्मक सूझ को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया है? राइट आंसर क्या होगा? वर्स्टेहन मेथड किसने यूज किया है? वेबर। वर्स्टेहन मेथड क्या होता है? वेबर कहता है कि ना तो हम पूर्णतया समाज के परिप्रेक्ष्य से ही घटनाओं को समझ सकते हैं, ना तो पूर्णतया व्यक्ति के। तो हमें समाज और व्यक्ति दोनों के सम्मिलित दृष्टिकोण को देखना होगा और फिर अपनी समझ से सॉरी मुझे थोड़ा सा जुकाम लग रहा है। तो जो भी हमारी खुद की समझ होगी उसके आधार पर हमें घटनाओं को समझना होगा। तो एक तरफ व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो गया, यानी कि एक तरफ आप ऑब्जेक्टिविटी की बात करें, एक तरफ आप सब्जेक्टिविटी की बात करें और दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? हमारा वर्स्टेहन मेथड बन गया। इस पर मैंने डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। ये एक कथन है, एक परिभाषा है, ये किसकी है आपको ये बताना है। समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। ये किसने कहा था? मैकाइवर, जिन्सबर्ग, क्लाइनबर्ग या फिर क्रोबर। तो किसने कहा था कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी बताइए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा था कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। समाजशास्त्र जितनी सहायता मनोविज्ञान को देता है उतनी ही हेल्प मनोविज्ञान समाजशास्त्र से लेता है। मतलब इन दोनों का जो कंटेंट है वो काफ़ी हद तक ये एक दूसरे से इनका आदान प्रदान होता रहता है। तो दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी विज्ञान के तौर पर या पूरक विज्ञान के तौर पर कह सकते हो, एक दूसरे से सहायता लेते हैं। तो ये कथन है आपके मैकाइवर का, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये सारे कथन और परिभाषाएं ये मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस जो पीजीटी के लेक्चर्स हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसमें करवाए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए। शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया? शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत, ठीक है। जो शक्ति है
उसको वैधता मिलनी चाहिए या वैध हो जाती है, तो इससे संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है पेरेटो, कार्ल मार्क्स, लिप्सेट और वेबर। तो किसने शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत दिया था? किसने दिया था? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। और जो इसका राइट आंसर है वो है डी, वेबर। शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? वेबर ने दिया था। वेबर ने कितने प्रकार बताए थे शक्ति के और कितने प्रकार बताए थे सत्ता के? याद है किसी को? याद है तो बताइए। वेबर ने कहा था कि जब शक्ति को वैधता मिल जाती है यानी उसका वैधीकरण हो जाता है तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है सत्ता। और जब तक उसको वैधता नहीं मिलती है तब तक वो रहती है शक्ति। तो सत्ता को मानने के लिए फिर आपको बाध्य होना पड़ता है। शक्ति में शायद आप उसको कहीं ना कहीं हो सकता है मजबूरी में एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन सत्ता जब आ जाती है तो वो आप अपने मन से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो। यानी वैधता मिल गई ना, आपने भी उसको वैध मान लिया, तो फिर आप अपने मन से ही उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो सत्ता होती है वो किसी ना किसी पद या किसी ना किसी परिस्थिति से जुड़ी होती है। ठीक है, शक्ति उसके व्यक्ति का खुद का जो पर्सनैलिटी है वो भी हो सकता है, शायद उसकी दमनकारी नीति हो सकती है या कुछ चमत्कारिक हो सकता है या किसी भी तरीके से, लेकिन सत्ता के साथ में एक परिस्थिति जुड़ी ही होती है। तो शक्ति के कितने प्रकार बताए थे वेबर ने? शक्ति के बताए थे 4 प्रकार। कौन कौन से? परंपरागत, और एक तार्किक या फिर वैधानिक शक्ति, और एक आपका बताया था चमत्कारिक शक्ति, और एक आपका बताया था दमनात्मक शक्ति। ठीक है, 4 प्रकार शक्ति के बताए थे। और सत्ता के कौन से प्रकार बताए थे? तो सत्ता में 3 प्रकार बताए थे। जो दमनात्मक शक्ति है उसको वो सत्ता में नहीं रखता है। तो तार्किक हो गया, परंपरागत हो गया और चमत्कारिक सत्ता, ये 3 प्रकार बताए थे सत्ता के और 4 प्रकार बताए थे शक्ति के। तो इसमें से जो तार्किक सत्ता होती है वो थोड़ा तर्क के आधार पर, परंपरा के आधार पर परंपरागत शक्ति, और जो चमत्कारिक शक्ति है वो व्यक्ति विशेष के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनको व्यक्ति फिर बहुत ज़्यादा मानने लगता है। जैसे कोई भी नेता हो सकता है या कोई जादूगर वगैरह हो सकता है जिसमें कुछ अद्भुत गुण हों और फिर लोग उनको फॉलो करना शुरू कर दें। और जो दमनात्मक शक्ति होती है वो राजा के पास होती थी, अभी वो सत्ता के तौर पर उसको वेबर नहीं मानता है। तो शक्ति के 4 और सत्ता के 3। ठीक है, तो किसने दिया था? वेबर ने। डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवाद के स्पष्ट आलोचक है? ठीक से समझिएगा, प्रत्यक्षवाद के आलोचक, पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज किसने किया है? ऑप्शन है कॉम्टे, जे.एस. मिल, स्पेंसर, वेबर। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, प्रत्यक्षवाद को क्रिटिसाइज किसने किया है? ऑप्शन है कॉम्टे, जे.एस. मिल, स्पेंसर या फिर वेबर। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ऐसे ही अलग कर सकते हो कि ये तो नहीं ही होंगे। तो इसमें से वो 2 ऑप्शन कौन से हैं जो नहीं होंगे? कॉम्टे ये तो नहीं होंगे और स्पेंसर ये भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कॉम्टे तो प्रत्यक्षवाद के जनक माने जाते हैं, तो वो आलोचना कैसे कर सकते हैं? तो ये तो आलोचना नहीं करेंगे। स्पेंसर भी नहीं करेंगे। फिर कौन बचता है? जे.एस. मिल और वेबर। तो जे.एस. मिल ने एक कथन कहा था कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। तो वहां पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया था किसको? कॉम्ट को किया था क्रिटिसाइज, प्रत्यक्षवाद को नहीं किया था। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जे.एस. मिल भी नहीं होंगे, उन्होंने कॉम्ट को क्रिटिसाइज किया था लेकिन प्रत्यक्षवाद को वो एक्सेप्ट करते थे। फिर कौन बचता है? वेबर। ठीक है, ये है वेबर। वेबर ऐसे सिद्धांतकार हैं जो कि प्रत्यक्षवाद के एक तरीके से आलोचक हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इन्होंने प्रत्यक्षवाद को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो हम क्रियाओं को या जो सामाजिक घटनाएं हैं उनको सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक मानव शास्त्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ये कथन है। सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक मानव शास्त्र किसने माना है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, लेवी-स्ट्रॉस या फिर मेलिनोव्स्की। तो किसने बताया है कि सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक मानव शास्त्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है? किसने बताया है? ऑप्शन है ब्राउन, दुर्खीम, लेवी-स्ट्रॉस, मेलिनोव्स्की। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक मानव शास्त्र किसने बताया है? ये जो भी सिद्धांतकार हैं सभी कहीं ना कहीं इससे संबंधित हैं, कुछ तुलनात्मक पद्धति से, कुछ मानव शास्त्र से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक मानव शास्त्र की बात कौन करते हैं, उसको तुलनात्मक मानव शास्त्र किसने बताया? राइट आंसर है ए, रेडक्लिफ ब्राउन। ब्राउन ने बताया है सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक मानव शास्त्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दुर्खीम ने क्या किया है? दुर्खीम ने तुलनात्मक पद्धति को यूज किया है। और लेवी-स्ट्रॉस का क्या क्या सिद्धांत है? लेवी-स्ट्रॉस ने बाइनरी पोजीशन की बात करी है। और मेलिनोव्स्की ने भी इससे संबंधित कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि किनशिप अलजेब्रा वगैरह की थ्योरीज इन्होंने दी हुई हैं। तो ये सारे थ्योरीज इनके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? बाजार और संपत्ति की स्थिति जैसी होगी वैसे सामाजिक वर्ग होंगे, ये किसने कहा है? ऑप्शन है गोल्डथोरपे, वेबर, दुर्खीम या फिर जेसी बर्नार्ड। जल्दी से इसका आंसर बताइए। किसने बाजार संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है? अर्थात कि हमारा बाजार स्थिति और हमारी संपत्ति जैसी भी होगी वैसे सामाजिक वर्ग होंगे। तो ये मानना था आपके वेबर का। वेबर कहते हैं कि हमारी बाजार स्थिति जैसी होगी वैसा ही हमारा वर्ग हो जाएगा। मतलब वर्गों को इन्होंने बाजार या जीवन शैली, बाजार को एक वर्ड में आप कह सकते हो उपभोग हम कितना करते हैं। बाजार एक संस्था है और कुछ नहीं है। तो हम कितना कंज्यूम करते हैं, कितना उपभोग करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, ये सब कुछ है, तो क्या है, हम उच्च वर्ग में गिने जाएंगे। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर हम निम्न वर्ग में आ जाएंगे। तो जैसी हमारी जीवन शैली होगी, जैसी हमारी बाजार स्थिति होगी, हमारे पास संपत्ति होगी, वैसा ही हमारा वर्ग हो जाएगा। तो बाजार और संपत्ति यानी जीवन शैली, यहाँ पे जीवन शैली भी पूछे तो भी आप वेबर को ही लगाएंगे। जीवन शैली और जीवन अवसर, इसकी बात कौन करता है? वेबर करते हैं। और वेबर क्या करते हैं? वेबर ने वर्ग संघर्ष को नहीं माना है, बल्कि वर्ग प्रतिस्पर्धा की बात वेबर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वेबर से संबंधित है। तो राइट आंसर मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन देखिए। वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है नौकरशाही की? ब्यूरोक्रेसी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ब्यूरोक्रेसी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है, ये नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, ये तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, ये वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, ये नैतिक सत्ता पर आधारित है। इसमें से कौन सा होगा जो कि ब्यूरोक्रेसी को सही तरीके से डिफाइन कर रहा है? तो ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है? नेता का संकल्प का प्रतिनिधित्व होता है, या फिर तार्किक विधिक सत्ता होती है, या फिर वंशानुगत परिस्थिति, या फिर नैतिक सत्ता। तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है, इसमें जो पद होते हैं वो आपको तार्किक सत्ता के आधार पर या विधिक सत्ता के आधार पर मिलते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा?
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको तार्किक विधिक सत्ता के आधार पर ही पद मिलते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं और कुछ चमत्कारिक भी नहीं होता। जो ए ऑप्शन है यहाँ पर कुछ हद तक चमत्कारिक सत्ता की बात हो रही है, और जो सी ऑप्शन है यहाँ पर जो परंपरागत सत्ता है उसकी बात हो रही है, और नैतिक सत्ता की तो बात वो करते ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित होती है नौकरशाही। ठीक है, सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। समाजशास्त्र को किसने सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान माना है? मैकाइवर, कार्ल मार्क्स, पेरेटो या फिर सोरोकिन। तो किसने कहा है कि जो समाज शास्त्र है उसमें सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं की जो सामान्य बातें हैं उनका अध्ययन किया जाता है? ये किसने कहा था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और जो राइट आंसर है वो है डी, सोरोकिन। सोरोकिन का मानना था कि जो समाज शास्त्र है ये एक सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। इसमें जो भी समाज के जो अदर साइंस हैं उनकी जो सामान्य बातें हैं, कॉमन जो चीज़ें हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो समाज में जो भी कॉमन बातें हैं, वो सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं की जो कॉमन बातें हैं उनका अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, आप लोगों को उसका आंसर देना है। N+1 का सूत्र किसने दिया था समाजशास्त्र में? जिसको भी पता हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा N+1 का सूत्र किसने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। समाजशास्त्र को मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन किसने माना है? ऑप्शन है वेबर, परेटो, हॉबहाउस या फिर सोरोकिन। किसने माना है? वेबर, परेटो, हॉबहाउस या फिर सोरोकिन। तो वेबर, परेटो ये सभी क्रियाओं की बात करते हैं, लेकिन मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हॉबहाउस। हॉबहाउस ने माना था कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? अधिकारी तंत्र, इसको आप इंग्लिश में कहो तो ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी से कौन से वैल्यूज होते हैं जो कि घटते हैं? ठीक है, जिनका ह्रास, ह्रास का मतलब होता है घटना, कम होना। तो अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? आधुनिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राजनैतिक मूल्यों का या फिर परंपरागत मूल्यों का? तो ब्यूरोक्रेसी के आने से कौन सी वैल्यूज कम हो जाती हैं? तो देखिए, अब इस तरीके का जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको आता है तब तो अच्छी बात, और अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था ना, कोरिलेट करके या फिर उसको थोड़ा सा एलिमिनेट करके कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो फिर कौन सा होगा। तो इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर ब्यूरोक्रेसी आ रही है तो आधुनिक मूल्य तो बढ़ेंगे ना, घटेंगे तो है नहीं, तो ये तो नहीं होगा। फिर अगर हम कहें कि सामाजिक मूल्य होंगे तो सामाजिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि सामाजिक में फिर सारे मूल्य आ जाएंगे जो समाज में है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर राजनीतिक मूल्य, तो राजनीतिक मूल्य घटते नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी आने से क्या राजनीतिक मूल्य घटते हैं? नहीं घटते हैं। फिर कौन सा बचा? परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। क्यों? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो तार्किक सत्ता पर आधारित है और परंपरागत सत्ता फिर परंपरागत मूल्यों पर आधारित थी। तो जहाँ भी तर्क की बात आ जाएगी वहाँ पर परंपरा थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो जाएगी, है ना। ऐसा होता है कि जहाँ भी आप थोड़ा लॉजिकली सोचने लगते हो तो फिर आप थोड़ा परंपराओं को, प्रथाओं को नहीं मानते, तो परंपरागत मूल्यों का ह्रास हो जाता है अधिकारी तंत्र से। अब जैसे आप गाँव को ले लो,
तो गांव में जो पहले सत्ता होती थी, सरपंच वगैरह होते थे या जो भी गांव का मुखिया होता था, तो वो परंपरागत पद होता था कि पिता थे, पिता से पुत्र को मिल गया। लेकिन अभी जो ग्राम पंचायत है उसमें जो ग्राम प्रधान का पद है वो आधुनिक मूल्यों पर आधारित है, तार्किक सत्ता पर आधारित है। हर 5 साल में वो बदल जाता है, परंपरा के आधार पर नहीं है, तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।